नेटवर्क ने अभी अभी गिटहब पर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन सोर्स किया है, पीआई ब्राउजर को अपडेट किया है और लोग अभी भी यह पूछ रहे हैं कि क्या पीआई एक स्कैम है। मैं यह मनगढ़ंत कहानी नहीं बना रहा हूं। राकेश टेक्निक चैनल पर आपका फिर से स्वागत है और आज हम पीआई नेटवर्क के अंदर अभी जो कुछ भी हो रहा है उसकी गहराई में जाएंगे। ब्राउजर अपडेट, ओपन सोर्स का मील का पत्थर, टोकन सप्लाई के असली आंकड़े जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, अमेरिकी लोग अभी भी अपने वॉलेट के जरिए सीधे पीआई क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं और ओपन नेटवर्क से ओपन मिनट में बदलाव का आपके कॉइन्स के लिए असल में क्या मतलब है। पायनियर्स, यह वीडियो जानकारी से भरा हुआ है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अभी उस लाइक बटन को दबाएं। अगर आप यहां नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जानने वाले हर पायोनियर के साथ शेयर करें। पिछले कुछ दिनों से YouTube पर मेरे व्यूज कम हो गए हैं और सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात पता है, आप लोग मेरे अपने लोग हैं। इस वीडियो को शेयर करें, इसे आखिर तक देखें और चलिए शुरू करते हैं। एमरॉन चेन के अनुसार पाई ब्राउजर को अभी अभी एक नया अपडेट मिला है और अब यह प्ले स्टोर पर लाइव है। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, क्रिप्टो एजुकेट, ये तो बस एक बग फिक्स है, इससे क्या फर्क पड़ता है। और मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मैं आपको इस पर अपनी सच्ची राय देता हूं। ज्यादातर ऐप्स में ब्राउजर अपडेट, ठीक है, आगे बढ़ो, लेकिन पीआई नेटवर्क के अंदर एक ब्राउजर अपडेट, यह तो उस मुख्य गेटवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस है जिसके जरिए आपका वॉलेट, आपके इकोसिस्टम एप्स, आपके टेस्ट नेट टेक्स, आपका लॉन्च पैड और आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटरैक्शन सब कुछ चलता है। अगर वह ब्राउजर अस्थिर है तो उससे जुड़ी हर चीज पर बुरा असर पड़ता है। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके घर तक जाने वाली सड़क पर गड्ढे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कोई भी उस सफर का मजा नहीं ले पाएगा। यह अपडेट पिछली रिलीज के बग्स को ठीक करता है और कुल मिलाकर स्थिरता को बेहतर बनाता है। मेरी राय में पीआई कोर टीम द्वारा इस तरह के छोटे छोटे अपडेट जारी करना मुझे यह बताता है कि बैकग्राउंड में लगातार डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जो प्रोजेक्ट्स बंद हो चुके होते हैं वे अपडेट जारी नहीं करते। ब्लॉकचेन को छोड़ दिया जाता है, वे अपने ब्राउजर को अपडेट नहीं रखते। तो हां, अभी जाकर अपना पीआई ब्राउजर अपडेट कर लें। कमेंट्स में अपडेटेड लिखकर मुझे बताएं कि आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। उस अपडेट को अपने प्ले स्टोर में यूं ही पड़ा न रहने दें। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग सच में रेगुलर अपडेट्स चेक करते हैं या आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक कुछ खराब ना हो जाए? कमेंट्स में सच सच बताएं, मुझे इसका जवाब पहले से ही पता है। अब यहां मुझे आपके पूरे ध्यान की जरूरत है। पीआई नेटवर्क अलर्ट्स के अनुसार पीआई कोर टीम ने आधिकारिक तौर पर पीआई के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को गिटहब पर पूरी तरह से पब्लिक कर दिया है, यानी 100% ट्रांसपेरेंट। डेवलपर्स अब कोड बेस को टेस्ट, ऑडिट और उसमें योगदान दे सकते हैं। आज पायनियर्स, मैं चाहता हूं कि आप इस पल की अहमियत को समझें, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में ओपन सोर्स कोड सिर्फ एक फीचर नहीं है, यह एक बयान है। इसका मतलब है कि कोर टीम पूरी ब्लॉकचेन कम्युनिटी के सामने खड़ी होकर कह रही है, हमारे काम को चेक करो, हर चीज को वेरीफाई करो, हमारे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इसकी तुलना उन प्रोजेक्ट्स से करें जो क्लोज्ड सोर्स तरीके से काम कर रहे हैं और आपसे सिर्फ भरोसे के आधार पर उन पर विश्वास करने को कह रहे हैं। पीआई नेटवर्क ने अभी अभी कहा है कि सिर्फ भरोसा काफी नहीं है, यह रहा कोड, और ठीक इसी स्तर की ट्रांसपेरेंसी की जरूरत गंभीर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को होती है, इससे पहले कि डेवलपर्स उन पर कुछ बनाना शुरू करें। यह मील का पत्थर अप्रैल 2026 के मध्य के आसपास के अपडेट्स के साथ मेल खाता है और यह सीधे तौर पर पीआई नेटवर्क को ओपन मिनट के और करीब ले जा रहा है। डेवलपर्स अब इस इकोसिस्टम के साथ जुड़ सकते हैं, डैप्स बनाए जा सकते हैं, ऑडिटर्स बारीकी से जांच कर सकते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक मैच्योरिटी सिग्नल है। मेरी निजी राय में यह वह कदम है जो असली इरादों वाले प्रोजेक्ट्स को उन प्रोजेक्ट्स से अलग करता है जो सिर्फ हाइप के सहारे चल रहे हैं। जब आपका कोड पब्लिक होता है तो सच्चाई भी पब्लिक हो जाती है।
और अभी पीआई की सच्चाई गिटहब पर पूरी दुनिया के पढ़ने के लिए मौजूद है। क्या आपने कभी पीआई नेटवर्क जितने बड़े यूजर बेस वाले किसी दूसरे प्रोजेक्ट को इस स्टेज पर ऐसा कुछ करते देखा है? अपने विचार कमेंट्स में बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर मुझे पुराने पायनियर्स के बीच भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिखता है और मैं इसे अभी दूर करने वाला हूं। पीआई न्यूज 360 के अनुसार पाई टोकन की कुल सप्लाई 100 बिलियन पर सीमित है। इसका बंटवारा कुछ इस तरह है: 65% कम्युनिटी को माइनिंग रिवॉर्ड्स के तौर पर मिलता है, 20% पीआई कोर टीम को, 10% पीआई फाउंडेशन को और 5% लिक्विडिटी पूल को जाता है। लेकिन मेरा एनालिसिस कुछ और है और यह बहुत जरूरी है। 100 बिलियन के आंकड़े को लेकर इतना ज्यादा सोचना बंद करें। वह आंकड़ा सिर्फ एक ऊपरी सीमा, सीलिंग है, मंजिल नहीं। सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि समय के साथ माइनिंग मुश्किल होती जाएगी। यह सिस्टम धीमा होने के लिए ही बनाया गया है। पीआई न्यूज 360 के एनालिसिस के आधार पर असल में सर्कुलेशन में रहने वाली सप्लाई शायद 30 से 40 बिलियन टोकन्स के बीच होगी और 2019 के आखिर तक असल सर्कुलेशन में यह संख्या घटकर 15 से 20 बिलियन तक भी पहुंच सकती है। अब एक पायनियर के तौर पर आपके लिए यह बात क्यों मायने रखती है? क्योंकि किसी चीज की कमी ही उसकी कीमत बढ़ाती है। बिटकॉइन को इतनी गंभीरता से लेने की वजह सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि 21 मिलियन की वह सीमा है जिसकी वजह से हर एक कॉइन की अपनी एक अहमियत महसूस होती है। अगर 2019 तक पीआई की असल सर्कुलेशन सप्लाई 15 से 20 बिलियन के दायरे में ही रहती है, तो इससे पाई कॉइन की उपयोगिता और उसकी कीमत को लेकर होने वाली पूरी चर्चा का रुख ही बदल जाएगा। पीआई न्यूज 360 में यह भी बताया गया है कि कई पायनियर्स के लिए पहला और दूसरा माइग्रेशन लगभग पूरा हो चुका है और जिन केवाईसी मामलों में अभी कुछ दिक्कतें हैं, वे भी जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद जल्द ही सुलझ जाएंगे। इसमें किसी दूसरे वेरिफिकेशन के लिए कोई ड्रामा नहीं होगा, बस सही दस्तावेज जमा करने होंगे। और जैसे जैसे समय समय पर होने वाले माइग्रेशन आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि यह सिस्टम केवाईसी से लेकर माइग्रेशन की पूरी प्रक्रिया को संभालने के लिए एडवांस्ड एआई ऑटोमेशन पर काफी हद तक निर्भर रहेगा। मेरी राय में एक ऐसी सप्लाई जिसे डिजाइन के जरिए कंट्रोल किया जाता है और साथ में ऑटोमेशन भी है जो माइग्रेशन प्रोसेस से इंसानी गलतियों को हटा देता है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक बहुत बड़ा कदम है। यह शायद एकदम सही न हो, लेकिन बहुत अहम है। तो मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आप 100 अरब के आंकड़े को देखकर घबरा रहे हैं, या आप असल में सर्कुलेशन में मौजूद सप्लाई को देखकर रणनीतिक रूप से सोच रहे हैं? क्योंकि ये दोनों सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अब मैं एक ऐसी बात पर बात करना चाहूंगा जिसे लेकर मुझे हर हफ्ते लोगों में कंफ्यूजन नजर आता है। ब्रायन मैनपी के मुताबिक 26 अप्रैल 2026 तक अमेरिका में मौजूद पायनियर्स अभी भी अपने पीआई वॉलेट के जरिए सीधे पीआई कॉइन नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल नहीं खरीद सकते। बात यहीं खत्म। और इससे पहले कि कोई घबराकर परेशान होना शुरू कर दे, मैं बता दूं कि यह कोई खतरे की घंटी, रेड फ्लैग नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि पाई कोर टीम अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। अमेरिका में दुनिया के कुछ सबसे सख्त फाइनेंशियल नियम कानून लागू हैं। SEC इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरतता। फाइनरा भी कोई ढिलाई नहीं बरतता। अमेरिकी बाजार में नियमों का पालन करना, कंप्लायंस, कोई ऐसा काम नहीं है जिसे आप मंगलवार की दोपहर में जल्दबाजी में निपटा सकें। अगर पीआई कोर टीम को पूरी तरह से रेगुलेटरी मंजूरी मिलने से पहले ही वे अमेरिका में सीधे वॉलेट से खरीदारी करने की सुविधा शुरू कर देते हैं, तो वे सिर्फ भारी भरकम जुर्माने का ही जोखिम नहीं उठा रहे होंगे, बल्कि वे दुनिया के सबसे अहम बाजारों में से एक में अपने पूरे प्रोजेक्ट के भविष्य चेंज किस लिए हैं। ब्रायन मैनप इसे साफ साफ समझाते हैं। एक्सचेंज मुख्य रूप से पायनियर्स के लिए अपने पीआई बेचने के लिए नहीं है।
वे एक सेकेंडरी गेटवे के तौर पर मौजूद हैं। पीआई इकोसिस्टम के बाहर के लोगों के लिए पीआई खरीदने और उसकी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए उसे नेटवर्क में लाने का एक एंट्री पॉइंट। क्या आपको पीआई डोमेन चाहिए? आपको पाई चाहिए? क्या आप इकोसिस्टम में कोई ऐप चलाना चाहते हैं? आपको पीआई और केवाईसी चाहिए। एक्सचेंज बाहरी लोगों के लिए अंदर आने का दरवाजा है। और यहां मेरी सीधी राय है, जिस पल यूनाइटेड स्टेट्स में सीधे वॉलेट से खरीदारी शुरू हो जाएगी, वह सबसे पक्के संकेतों में से एक होगा कि पीआई नेटवर्क ने एक बड़ा रेगुलेटरी मील का पत्थर पार कर लिया है। वह दिन होगा जब आपको पता चलेगा कि कंप्लायंस प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्या आप अभी यूएस में एक पायनियर हैं? आप इस इंतजार के दौर को कैसे बिता रहे हैं? कमेंट्स में अपनी लोकेशन बताएं और मुझे बताएं कि आप इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हटकर आज के वीडियो के सबसे बड़े मुद्दे पर बात करें। ओपन नेटवर्क से ओपन मैननेट में बदलाव। पीआई नेटवर्क अभी ओपन नेटवर्क में है, लेकिन अगला चरण ओपन मैननेट वह है जिसका हर पायनियर को अभी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह इस इकोसिस्टम के काम करने के तरीके के बारे में सब कुछ बदल देता है। ओपन नेटवर्क विस्तार का चरण है। यह कनेक्टिविटी खोलता है और वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशन पेश करता है, जबकि अभी भी एक स्तर की संरचनात्मक निगरानी बनाए रखता है। ओपन मैननेट अलग है। ओपन मैननेट पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है। ब्लॉकचेन पूरी तरह से खुला हो जाता है। सोर्स कोड सत्यापन के लिए सार्वजनिक होता है। नोड प्रबंधन दुनिया भर के प्रतिभागियों के बीच वितरित होता है और माइनिंग, भुगतान और स्टेकिंग जैसे मुख्य तंत्र ऑटोमेशन पर चलते हैं, न कि किसी केंद्रीय टीम के मैन्युअल हस्तक्षेप पर। आइए मैं समझाता हूं कि इनमें से हर एक चीज क्यों मायने रखती है। ओपन सोर्स कोड का मतलब है कि कोई भी एक इकाई इस बात का नियंत्रण नहीं करती कि नेटवर्क क्या करता है। शोधकर्ता, डेवलपर और स्वतंत्र ऑडिटर सभी सिस्टम की जांच कर सकते हैं। जवाबदेही का वह स्तर विश्वास के लिए बुनियादी है। विकेंद्रीकृत नोड प्रबंधन का मतलब है कि अगर कोई एक टीम ऑफलाइन हो जाती है तो नेटवर्क ठप नहीं होता। शक्ति फैली हुई होती है, लचीलापन बढ़ता है। स्केलेबिलिटी केंद्रीयकृत बुनियादी ढांचे पर निर्भर होने के बजाय स्वाभाविक हो जाती है। स्वचालित तंत्र का मतलब है कि माइनिंग, स्टेकिंग और भुगतान नियमों पर चलते हैं, निर्णयों पर नहीं। कोई पक्षपात नहीं, कोई मैन्युअल समायोजन नहीं। सिस्टम आम सहमति पर चलता है। और फिर इकोसिस्टम एप्लीकेशन लेयर है। ओपन मैननेट सिर्फ ब्लॉकचेन के और अधिक खुला होने के बारे में नहीं है, तब इस बारे में है कि व्यावहारिक वास्तविक दुनिया के एप्लीकेशन ही वह मुख्य तरीका बन जाएंगे जिसके जरिए यूजर्स पीआई के साथ इंटरैक्ट करेंगे। लेन देन, सेवाएं और डिजिटल इंटरैक्शन, ये सभी एक पूरी तरह से विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के भीतर पाई कॉइन द्वारा संचालित होंगे।